हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब एग्ज़ाम में 1-2 दिन रह गए हैं, तो अब हमें अपनी तैयारियों को अंजाम देने का वक्त आ गया दोस्तों। पिछली कुछ वीडियो से हम दोस्तों कुछ स्मार्ट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, तो इसी क्रम में दोस्तों हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और स्मार्टली हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनके आने की संभावना दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको पता लग गया कि भाई जो वायु के गुब्बारे हैं उसमें हीलियम को ज़्यादातर वरीयता दी जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। अब आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। यह अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना है, या अधिक उठाने की शक्ति रखता है, या वायु के संग विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अपेक्षाकृत दोस्तों ये कम घना होता है। ठीक है ना दोस्तों, जो वायु भरे गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा वरीयता इसलिए दी जाती है क्योंकि दोस्तों हीलियम कम घना होता है। ठीक है ना, हीलियम हल्की लेकिन अज्वलनशील गैस होती है, यानी कि वो ज्वलनशील नहीं होती है। ठीक है ना, लेकिन जो हाइड्रोजन होती है दोस्तों वो बहुत ज्वलनशील गैस होती है और वायु की ऑक्सीजन के संग एक बहुत विस्फोटक रूप से अभिक्रिया करती है। ठीक, अब बाकी हम बात करें तो दोस्तों जो हीलियम गैस होती है वो गुब्बारों को उठाने की जो उसमें शक्ति होती है वो हाइड्रोजन से काफ़ी कम होती है, यानी हम कह सकते हैं कि उसका 92% होती है। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन है उसमें गुब्बारे को उठाने की जो शक्ति होती है वो दोस्तों ज़्यादा होती है। लेकिन जो हीलियम गैस है वो एक अक्रिय गैस होती है, यानी कि वो कोई भी क्रिया नहीं करती, और अज्वलनशील होती है, यानी कि वो उसके संग कोई भी विस्फोट नहीं पैदा करेगी। इसलिए दोस्तों जो वायु के गुब्बारों में इसको ज़्यादातर प्रयुक्त किया जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है दोस्तों, अपेक्षाकृत कम घनी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आपने किसी भी समतल दर्पण में अगर आपने पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो समतल दर्पण है वो कितना ऊंचा होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। तो कम से कम दोस्तों अगर आपने शीशे के आगे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो प्रतिबिंब है उसकी जो ऊंचाई है कम से कम आपकी ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर आधी से ज़्यादा है तो चलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है। ये आपका यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों जैसे होता क्या है कि अगर हम समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से अगर दर्पण के अगर हम समीप जाते हैं या दूर जाते हैं, ठीक है ना, तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो दोगुनी चाल से पास या दूर जाता हुआ प्रतीत होता है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा ना कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर अगर आप दर्पण की ओर को चल रहे हैं, ठीक है ना, तो होता क्या है कि जितनी तेजी से आप दर्पण की ओर को चलते हैं उतनी तेजी से या उससे दुगनी चाल से आपका क्या होता है, जो आपका प्रतिबिंब है वो आता हुआ प्रतीत होता है। इसी तरह से अगर आप दर्पण से दूर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उतनी दुगनी चाल से जो जो आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। तो अगर दोस्तों ये अगर दर्पण है तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर आप खड़े हुए हो तो ये आपका प्रतिबिंब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी दर्पण से दूरी होती है उतनी ही आपकी क्या होती है, प्रतिबिंब की भी दूरी होती है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है फिल्म। ठीक है ना, अगर आप दोस्तों जानते होंगे जो आंख के रेटिना, तो दोस्तों यहीं पर आपका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो जो दोस्तों आंख के रेटिना होता है उसको हम परंपरागत कैमरे की फिल्म से तुलना की जा सकती है। ठीक है ना, तो आपका क्या होता है, जैसे आंख होती है ना, आंख के बाहर क्या होती है दोस्तों, एक कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली होती है। ठीक है ना, इस श्वेत झिल्ली को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। ठीक है ना, और जो दृढ़ पटल होता है उसके सामने का कुछ भाग दोस्तों क्या होता है, उभरा हुआ होता है, और इसी भाग को क्या बोला जाता है दोस्तों, कार्निया बोला जाता है। ठीक है ना, तो कार्निया भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कार्निया के पीछे आपका दोस्तों क्या होता है, एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेत्रोद। ठीक है ना, कार्निया के पीछे दोस्तों क्या होता है, नेत्रोद होता है, और कार्निया के पीछे ही दोस्तों क्या होता है, एक पर्दा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। ठीक है ना, अब जैसे बात आती है इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, जैसे कॉर्निया, जब आप क्या होता है, जैसे आप आंख का क्या हम कहते हैं कि भाई जैसे किसी के उसमें हमने कहा ना कि भाई जैसे आपका नेत्र का सपोज करो ऑपरेशन हुआ तो इसमें कौन सा भाग लिया जाता है दोस्तों, तो कार्निया भाग लिया जाता है। ठीक, इसके अलावा जैसे आइरिस होता है, आइरिस क्या होता है ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है ना, तो आइरिस के बाद क्या होता है, बीच में एक छेद होता है, उसमें क्या होते हैं, आंख की पुतली होती है। ठीक है ना, तो उस पुतली के पीछे दोस्तों क्या होते हैं, नेत्र लेंस होता है। ठीक, तो काफी सारी चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंख की रेटिना में आपका क्या होता है, जो परंपरागत कैमरा होता है वो निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है, फिल्म होती है। जैसे फिल्म में आपका क्या होता है, जैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, तो ऐसी जो आंख की रेटिना होती है, रेटिना पे ही आपका क्या होता है, किसी वस्तु का क्या बनता है दोस्तों, प्रतिबिंब बनता है। तो ये फिल्म से इसकी तुलना की जाती है, ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला दोस्तों, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। अगर आप इसमें से अगर नाम देखेंगे तो दोस्तों इसका जो प्रतिपादन किया था दोस्तों, किसने किया था, एस चंद्रशेखर ने किया था, ठीक है ना। तो जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे एस चंद्रशेखर, इन्होंने इसको प्रतिपादित किया गया, ठीक है ना। तो आप अगर दोस्तों बात करें ब्लैक होल की, तो एक ऐसी खगोलीय खोज है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, प्रकाश सहित कुछ भी जो प्रकाश है ना, प्रकाश को भी क्या कर सकता है, अपनी ओर को खींच लेता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का। तो ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में से निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है ग्रेफाइट। देखिए दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में एक ग्रेफाइट होता है और एक होता है D2O, जिसको बोलते हैं हम दोस्तों भारी जल, ठीक है ना। तो भारी जल और ग्रेफाइट को दोस्तों हमेशा मंदक के रूप में, मंदक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो रिएक्शन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो मंदक के रूप में दोस्तों D2O और ग्रेफाइट, D2O को क्या बोलते हैं दोस्तों, भारी जल। का भी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये करते क्या है दोस्तों, ये जो न्यूट्रॉन है ना, जब आपकी रिएक्शन होती है तो इसमें न्यूट्रॉन की जो गति होती है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, धीमा कर देते हैं। जो मंदक रिएक्टर होते हैं ना, ये आपके क्या करते हैं, रिएक्टर में जो आपकी न्यूट्रॉन की गति उसको क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि मंदक जो आपका जो रिएक्टर होता है दोस्तों, उसमें नियंत्रण छड़ी का काम कौन करता है। तो वो दोस्तों करती है कैडमियम और बोरान की छड़। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, कैडमियम और बोरान, ठीक है ना, इसका प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक। तो होता क्या है, जो नाभिकीय रिएक्टर है दोस्तों, इससे क्या प्राप्त होती है, हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा का कन्वर्जन हम किस में करते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में, ठीक। तो नाभिकीय ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका उपयोग दोस्तों चिकित्सा है, विज्ञान, कृषि, सब जगह इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट, और एक होता है भारी जल D2O। और नियंत्रक की बात आएगी तो दोस्तों क्या होती है, कैडमियम एंड बोरॉन, ठीक है ना। कैडमियम एंड बोरॉन की जो छड़ होती है उनका प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया है। देखिए दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के लिए जो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब आपने देखा होगा ना, जैसे आपके पास अगर गाड़ी होगी तो आपका जो साइड मिरर होता है लगा हुआ, तो साइड मिरर में आपने देखा होगा जो पीछे से आने वाली जो गाड़ी होती है उसको देखने के लिए साइड मिरर होता है। तो उसमें कौन सा लेंस या किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो जो उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, वो क्या करता है, हमेशा जो वस्तु है उसको क्या दिखाता है, छोटा दिखाता है, ठीक है ना। जितना उसका जो आकार होता है उससे क्या बनाता है दोस्तों, वो छोटा होता है। तो जो हमेशा जो इससे प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो हमेशा क्या होता है, आभासी होता है, यानी कि इमेजिनरी होता है। और हमेशा क्या होते हैं, जो प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं और वस्तु से छोटे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण क्या कराता है दोस्तों, हमेशा क्या दिखाता है, प्रतिबिंब को बड़ा दिखाता है, ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहां पर होगा दोस्तों, जैसे दाढ़ी बनाने में, या अगर जैसे सपोज करो आपका कोई डेंटिस्ट है, वो दांत को देखना चाह रहा है, तो दांत छोटे छोटे दिखते हैं ना, तो उनको बड़ा दिखाने के लिए किसका प्रयोग होगा दोस्तों, अवतल दर्पण का। लेकिन वस्तु को अगर छोटा दिखाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए किसका होता है दोस्तों प्रयोग, उत्तल दर्पण का होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा दोस्तों, जो बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं उनको छोटा दिखाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। आप ये क्वेश्चन भी बहुत बार आए हुए हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपने बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि भाई सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, जिंक फास्फाइड। तो अगर इसका राइट ऑप्शन देखें तो दोस्तों वो है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड दोस्तों क्या होता है, चूहे का विष होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं ZNS, ठीक है ना। तो ZNS होता है दोस्तों, वो क्या होता है, चूहे का विष होता है। जो ZNS होता है इसका उपयोग श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है, ठीक है ना। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जो आपका हॉर्न सिल्वर है, तो हॉर्न सिल्वर आपका क्या होता है, AgCl। AgCl का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये सिल्वर क्लोराइड, AgCl, ठीक है ना। तो AgCl आपका क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। जबकि अगर हम बात करें ये कृत्रिम वर्षा की, तो कृत्रिम वर्षा दोस्तों क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड। आप इसको ध्यान में रखेंगे, सिल्वर आयोडाइड AgI, ठीक है ना। तो Ag जो I होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, कृत्रिम वर्षा में यूज होता है, ठीक है ना। और जो बात करें हम जैसे जो आपका जिंक सल्फाइड की, तो वो आपका क्या होता है, आपका इसको ध्यान में रखेंगे,
ठीक है ना। तो ये आपका सॉरी क्या कहते हैं, ये आपका जो सुमेलित है, हमें सुमेलित निकालना था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो जिंक फास्फाइड होता है वही क्या होता है आपका दोस्तों, चूहे का विष होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कैसे खाद्य परिरक्षण को में मदद करता है? प्रशीतन का मतलब तो दोस्तों रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, जीवाणु को मारता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दौर को कम करता है, एंजाइम क्रिया नष्ट करता है, या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढकता है। तो दोस्तों जो प्रशीतन होता है यानी कि रेफ्रिजरेशन होता है दोस्तों, वो क्या करता है, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है उसकी दर को कम करने में मदद करता है। यानी कि जैसे फूड है, फूड में आपकी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती रहती है तो उसी के खराब, जब वो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती रहती है तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो भी आपका फूड है वो क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो करता क्या है जी, ये जो प्रशीतन होता है यानी रेफ्रिजरेशन होता है वो क्या करता है, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है उसकी दर को कम कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका फूड है वो काफी समय तक क्या होता है, सेफ रहता है, यानी खराब नहीं होता है। जैसे आप फ्रिज में रख देंगे ना दोस्तों, तो अगर आप बाहर खुला छोड़ देंगे तो जल्दी से क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेजी से होती रहेगी और फूड जो आपका जो खाना है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन आप फ्रिज में रखेंगे तो वो क्या कर देगा, उसकी अभिक्रिया की जो दर है उसको कम कर देगा। तो फूड खराब तो होगा लेकिन कुछ समय बाद होगा, यानी कुछ एक आध दिन आपकी जो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इसलिए प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन का प्रयोग होता है, ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? देखिए दोस्तों, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो दोस्तों टंगस्टन का बना हुआ होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? एडिसन ने, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था और जो इसका बल्ब होता है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। होता क्या है दोस्तों, जैसे कोई भी जैसे धातु है, क्योंकि आपको पता है कि जो बल्ब है, बल्ब के अंदर धातु होती है, तो उसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, क्योंकि ऑक्सीकरण से दोस्तों उससे वो चीज खराब हो जाती है, तो आप इसको एक काफी साइंटिफिक चीज है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो बस एक मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, जैसे बल्ब है, ये आपका क्या होता है दोस्तों, टंगस्टन होता है। तो इसका अगर ऑक्सीकरण रोकना है तो बल्ब के अंदर दोस्तों क्या पैदा कर लिया जाता है, निर्वात। निर्वात का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी आपका वायु नहीं होती है तो उसको क्या बोलते हैं, निर्वात बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस या फिर हम क्या कर देते हैं कि निर्वात अगर नहीं रखते तो उसकी बजाय उसमें हम क्या भर देते हैं, ऑर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है ना। तो कभी कभार ये भी दोस्तों क्वेश्चन आता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो ऑर्गन गैस आपके ज्यादातर ऑप्शन में आती है, ठीक है ना। तो ऑर्गन या नाइट्रोजन, क्योंकि दोस्तों कैसी होती है, अक्रिय गैसें होती हैं, तो इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जो टंगस्टन धातु का प्रयोग दोस्तों इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। गलनांक का मतलब होता है कि जिस डिग्री पर आपका कोई भी धातु गल जाती है। तो जो टंगस्टन होता है दोस्तों, ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है, यानी इतनी डिग्री गर्मी के बाद ही दोस्तों ये गलता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान में रहे कि जब आपके तंतु में धारा जब प्रवाहित होती है तो उसमें 2500 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो तंतु होता है वो आपका प्रकाश देने लगता है। तो इसलिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर हम दोस्तों कोई और धातु रखेंगे, जब आपकी बिजली आएगी तो या जब दोस्तों तंतु में धारा प्रवाहित होगी तो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो पिघल जाएगा। जो पिघल जाएगा तो बल्ब कैसे जलेगा आपका ना। तो इसीलिए जो टंगस्टन होता है दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो गलनांक समझ रहे हैं ना, कि जिस डिग्री यानी जिस टेम्परेचर पे कोई धातु आपका गल जाता है, ठीक, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको यहाँ पर से कई सारे क्वेश्चन बन गए। विद्युत बल्ब का तंतु, विद्युत बल्ब का आपका आविष्कार एडिशन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, बल्ब के अंदर वैसे निर्वात होता है, लेकिन कौन सी गैस भरी जाती है, ऑर्गन या फिर नाइट्रोजन, जो कि अक्रिय गैसेस हैं, ठीक है ना। और टंगस्टन है, इसका गलनांक सबसे अधिक होता है, लगभग 3500 डिग्री के आसपास। तो ये सारे क्वेश्चन आप इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, इंडेन गैस एक मिश्रण है। इंडेन गैस आपने देखा होगा कि आपके घर में जो गैस आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये किसका मिश्रण होती है दोस्तों, तो ये मिश्रण होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का, ठीक है ना। तो जो ब्यूटेन एंड प्रोपेन है इसका दोस्तों ये मिश्रण होती है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि जब हम उच्च दाब पे द्रवित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, जब इसमें
ब्यूटेन और प्रोपेन में क्या करते हैं, बहुत प्रेशर डालते हैं तो ये क्या होती है, द्रव में बदल जाती है और इसको सिलेंडर में भर दिया जाता है, ठीक है ना। तो जो एलपीजी होती है दोस्तों ये बहुत ज्वलनशील होती है, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है, क्योंकि दोस्तों ये इतनी ज्वलनशील होती है तो इसमें क्या होता है कि जानबूझ के एक सल्फर का यौगिक है जिसको बोलते हैं मिथाइल मरकैप्टिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान में कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मिथाइल मरकैप्टिन को सिलेंडर में क्यों मिलाया जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या होती है, गंध होती है। तो कभी आपने देखा होगा ना कि जब कभी आपका क्या होता है कि सिलेंडर आपका में रिसाव होता है, तो सिलेंडर की रिसाव होता है तो आप कैसे पता लगेगा कि भाई सिलेंडर में रिसाव हो रहा है, तो इसकी गंध से आप उसको पहचान लेते हैं ना। तो आपको पता लग जाता है कि भाई बदबू आने लग जाती है तो आप कहते हो कि भाई सिलेंडर हमारा लीक हो रहा है ना। तो क्योंकि अगर वरना अगर ये गैस का रिसाव होगा आपको पता ही नहीं लगेगा तो भाई आग लग जाएगी ना, सिलेंडर फट जाएगा। तो ब्यूटेन और प्रोपेन को क्यों रखा जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन इतनी ज्वलनशील गैसेज होती हैं, इनको द्रवित करके रखा जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड यानी एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। और इसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों, मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है जो कि सल्फर का यौगिक होता है, जिससे कि दोस्तों इसमें क्या हो, बहुत एक गंध आए, जिससे कि हम आसानी से अगर इसमें रिसाव हो रहा तो उसको पहचान ले और दुर्घटना से बच सकें, ठीक है ना। तो ये आपके इंडियन गैस का एक मिश्रण है, आपको समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों विटामिन की, तो दोस्तों विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है ना। तो विटामिन होते क्या है दोस्तों, एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि और रोगों से हमारी रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि हमें विटामिन की जरूरत क्यों होती है दोस्तों, हम कह सकते हैं सामान्य वृद्धि और रोगों से हमें रक्षा करनी है, ठीक है ना। तो एक तरीके से हमारे शरीर का दोस्तों क्या है, कवच है, ठीक है ना। तो हमारे अगर सपोज करो अगर हमारी अगर विटामिन की अगर हमें दोस्तों कमी हो जाए तो किसी ना किसी का हमें क्या होता है, रोग का हम क्या हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जितने भी विटामिन होते हैं वो विटामिन आपको एक तरीके से चाहिए होते हैं अपने फूड में, ठीक है ना। जब तक अगर विटामिन नहीं मिलेंगे तो वो आपका क्या होगा कि किसी ना किसी आप रोग का शिकार हो जाएंगे। तो आपने अगर आप जानते भी होंगे तो विटामिन क्या होता है, जैसे ए बी सी डी ई के, ठीक है ना, कई सारे विटामिन होते हैं। फिर ऐसे बी के भी कई सारे पार्ट होते हैं, B1 B2 B3 B12 तक जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें तो ए बी सी डी ई के और फिर इनके इनके अगर इनकी कमी से होने वाले रोग, इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें बी और सी की, ये एक आप ग्रुप मान लो, ध्यान रहे ए बी सी में बी सी आप एक ग्रुप मान लो और बाकी एक ग्रुप है ए डी ई के। तो दोस्तों बी जो सी होते हैं, बी और सी आपके क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। जो दोस्तों बी और सी होते हैं ये जल में घुल जाते हैं और बाकी क्या होते हैं, वसा में घुलते हैं, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा विटामिन आपका जल में घुलनशील है। तो दोस्तों बी और सी आपके विटामिन क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जबकि बाकी के जो विटामिन होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, यानी वसा में घुल जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहे जो विटामिन है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, यानी कि रक्षात्मक खाद्य इनको बोला जाता है। ये हमारे एक तरीके से रोगों से हमको क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसको भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पर्यावरण से संबंधित भी है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रक्रिया है दोस्तों। जैसे जैसे आपका क्या होता है दोस्तों, पौधों में अगर आपका जल, प्रकाश और पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है ना, यानी CO2 की उपस्थिति में जब आप कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 की आवश्यकता पड़ती है, नहीं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, एक तरीके से पौधों के लिए भोजन, ठीक। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है दोस्तों उसमें CO2 की आवश्यकता होती है, इसमें जल, प्रकाश, पर्णहरित का मतलब होता है दोस्तों क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्णहरित, पर्णहरित का मतलब होता है दोस्तों क्लोरोफिल, जिसके कारण आपकी क्या होती है, पत्तियों का रंग हरा होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो जब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश की जब आवश्यकता होती है, ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश की कौन सा, जो अब जैसे प्रकाश होता है ना दोस्तों 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंग के क्या क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होता है VIB, इसको आप फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, विबग्योर, ठीक है ना, विबग्योर 7 रंगों से मिलकर बना होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो
और आपका क्या हो गया, ये ओ फॉर होगा ऑरेंज और आर फॉर होगा रेड, ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो विबग्योर, विबग्योर से आपका क्या होता है, आपका जो भी दृश्य प्रकाश, जो आपका प्रकाश होता है, ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब ये 7 रंग मिलते हैं तो प्रकाश क्या बन जाता है, सफेद बन जाता है, ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है दोस्तों, तो इसमें लाल रंग का प्रकाश का सबसे अधिक उपयोग होता है, यानी लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो दोस्तों सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है ना। तो जो लाल रंग होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा भाग लेता है, और सबसे कम कौन लेगा, वो लेगा ऑफकोर्स वॉलेट। वॉलेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बैगनी, ठीक है ना। तो बैगनी रंग सबसे कम लेता है और लाल रंग सबसे ज्यादा लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मनुष्य के अंग में निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक विकिरणों में सबसे ज्यादा सुप्रभावी है। अब आप ध्यान में रखें कि यानी हानिकारक विकिरणों में से सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप बात करें तो किस पर पड़ेगा दोस्तों, आंखों पर, ठीक है ना। तो जब भी कोई हानिकारक विकिरण पड़ता है तो दोस्तों हमारे सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है दोस्तों, सबसे ज्यादा सुप्रभावी किस पर पड़ता है दोस्तों, आंख पर पड़ता है, ठीक है ना। जो आंख है दोस्तों वो तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है ना। तो वस्तुओं को अगर हमें स्पष्ट देखना है तो उसके लिए ध्यान रहे कि जो हमारी अभी मैंने बात की थी दोस्तों रेटिना, ठीक है ना। तो जब ये प्रकाश पड़ता है तो जब आपका प्रकाश है, प्रकाश की किरणें दोस्तों रेटिना पर ही क्या होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए, तभी जाके दोस्तों हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अगर वो वस्तु अगर हमें दोस्तों अगर रेटिना के पीछे या आगे अगर ये जो किरणें आई ना, ये किरणों का जब केंद्रण होगा तो अगर ये हमारी रेटिना पे पड़ेगा तभी जाके हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अगर हमारी वो रेटिना के पीछे पड़ रहा है, मतलब ये जो प्रकाश आया इनका केंद्रण हमारे रेटिना के पीछे हो रहा है या फिर रेटिना के आगे हो रहा है, तो वस्तु दोस्तों हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना कि आंखें कमजोर हो जाती हैं लोगों की, तो इसके लिए दोस्तों क्या लगाने पड़ते हैं, चश्मे लगाने पड़ते हैं। चश्मे में आपके क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उसकी सहायता से क्या होता है कि जो प्रकाश होता है ये हमारा रेटिना पर फोकस हो जाता है और फिर हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। तो मनुष्य के अंगों में सबसे कोई भी आपका हानिकारक विकिरण है उसमें सबसे ज्यादा सुप्रभाव आपका कौन सा होता है, आंख होता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कभी आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप बिल्कुल जैसे प्रकाश जैसा दिन दोपहरी से अगर आप घर आओ तो एकदम से अगर आप अंधेरे कमरे यानी आप अपने कमरे में एकदम से जाएंगे तो आपको एकदम से क्या होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। होता है कभी आपके संग ऐसा हुआ होगा कि जैसे सपोज करो आप बिल्कुल बाहर धूप से आए अंदर, तो आपको अंदर एकदम जैसे अगर आपका कोई अंदर कमरा है वो एकदम अगर उसमें ज़्यादा प्रकाश नहीं है तो आपको अंदर अंधेरा सा दिखाई देगा, लेकिन फिर धीरे 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 आपको क्या होता है कि चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपका क्या होता है रेटिना आपका क्या होता है दोस्तों सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जो प्रकाश की मात्रा है वो उसको उसी हिसाब से लेने लगता है। इसी तरह से अगर क्या होता है कि अगर आप अंदर से निकलने और बाहर धूप बहुत तेज है तो आपको एकदम से क्या होता है बाहर आपकी जो आंखें होती हैं उसमें क्या होता है आपको चमक मतलब आपको बाहर भी एकदम से दिखाई नहीं देता है कि आपकी एकदम आंखें क्या होती है चौंधिया सी जाती है। ठीक, तो ये भी चीजें हैं दोस्तों। क्यों, तो ये आप सीधा सीधा सा फर्क है कि जो हानिकारक विकिरण है वो हमारे सीधे सीधे आंखों पर सीधा प्रभाव डालती हैं, यानी कि इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। देखिए दोस्तों अगर हम मानव गुर्दे की बात करें तो हम बात चल रही है किसकी, किडनी की, ठीक है ना। तो मानव गुर्दा यानी वृक्क, वृक्क का काम क्या होता है दोस्तों, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा यूरिया को छानकर बाहर निकालना ये भी होता है, और कई हार्मोनों का वो स्त्रावण भी करता है। लेकिन रक्त की में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना इसका कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि जो रक्त है हमारा उसमें शुगर की मात्रा का नियंत्रण से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, बाकी सब इसके काम है, ठीक है ना। तो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, एनोस्मिया किसको कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एनोस्मिया की दोस्तों, तो वो होता है घ्राण संवेदना की कमी को, मतलब यानी कि हमारे दोस्तों सूंघने की जो शक्ति होती है उसका नाश हो जाता है, ठीक है ना। अग्राह्यता इसको ही बोला जाता है, यानी कि गंध अग्राह्यता, यानी कि आपको जो सूंघने की जो शक्ति होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी या उसका नाश हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, एनोस्मिया। स्वाद संवेदना एक अलग चीज है, स्पर्श संवेदना और ऊष्मा संवेदना। स्वाद संवेदना का मतलब है कि आपको स्वाद
की जो मतलब स्वाद लेने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, स्पर्श की संवेदना की कमी हो जाएगी, इसी तरह से ऊष्मा संवेदना की आपको गर्म ठंडे का पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो लेकिन जो घ्राण संवेदना होता है कि आपको गंध जो आपकी सूंघने की जो क्षमता होगी, वो शक्ति होगी, वो आपकी नाश हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, एनोस्मिया बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये भी यूपी पीसीएस में आया हुआ है दोस्तों। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला जो कीटभक्षी मछली है वो कौन है। तो दोस्तों अगर इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गैम्बूसिया। देखिए दोस्तों, मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाला जो कीटभक्षी जो मछली है वो गैम्बूसिया है। ये दोस्तों ताजे पानी की एक मछली की एक प्रजाति है। ये मुख्यतः दोस्तों पाई जाती है मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है ना। मैक्सिको की खाड़ी है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, जहाँ पर जैसे जल आपका विभाजन होता है वहाँ पर ये दोस्तों पाई जाती है। तो जैसे मच्छर के अंडे हैं, लार्वा है, ठीक है ना। और तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, जैसे पानी से भरे जीव, हाइड्रिला पौधा, ये सब इसका भोजन होते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे कि जो ज़्यादातर जो मच्छर और अंडे के लार्वा होते हैं, ये गैम्बूसिया क्या होता है, इनका भोजन होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रम्बिन का संबंध है। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्रम्बिन, या इसको हम प्रोथ्रम्बिन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें दोस्तों, थ्रम्बिन का संबंध होता है दोस्तों रक्त जमाव से, ठीक है ना, यानी कि रक्त के जमने में दोस्तों ये मदद करता है, ठीक है ना। अगर आप बात करें दोस्तों, जो रुधिर होता है वो आपके रुधिर में दोस्तों एक होता है फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे, फाइब्रिनोजेन, ठीक है ना, और एक दूसरा होता है थ्रम्बिन, ठीक है ना, या प्रोथ्रम्बिन। ये दो प्रोटीन होते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं, आपके रुधिर को जमने में सहायता करते हैं। वैसे जो इनका निर्माण होता है दोस्तों वो होता है यकृत में, ठीक है ना। तो यकृत में दोस्तों इनका निर्माण होता है, और ये दोस्तों क्या करते हैं, रक्त को जमने में मदद करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें तो दोस्तों, अगर इस तरह से बात करें कि दोस्तों ये तो क्या करेंगे, अगर हमारी जो रुधिर वाहिनी नलिका है उस अगर ये दोनों के दोनों प्रोटीन क्या कर देंगे, रक्त को जमा देंगे, तो आप रक्त का तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है दोस्तों, एक होता है हिपेरिन, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन काफी होता है। जो हिपेरिन होता है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी थ्रम्बिन भी बोल सकते हैं, या एंटी प्रोथ्रम्बिन भी बोल सकते हैं। तो ये उसका एंटी है। तो ये दोस्तों क्या करता है, थ्रम्बिन को निष्क्रिय कर देता है, जिससे कि दोस्तों क्या होता है कि जो रक्त है वो हमारा रुधिर वाहिनी जो नलिकाएं होती हैं, जहां पर हमारे जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, जहां पर से हमारा ब्लड बहता है, तो वहां पर ये क्या करता है, रक्त को जमने नहीं देता। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, हिपेरिन, जो कि आपका दोस्तों क्या करता है, हमारी जो रक्त वाहिनी नलिकाएं हैं उसमें रक्त की को जमने नहीं देता। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, एड्स होता है। देखिए दोस्तों, ये जो एड्स होता है वो किससे होता है, विषाणु से होता है, यानी कि एड्स एक वायरस है, ठीक। अब इसका जो पूरा नाम होता है AIDS, ठीक है ना। AIDS का मतलब होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका जो ये रोग होता है दोस्तों, वो क्या होता है, यौन संबंधों के कारण, ठीक है, या फिर आपका जो रुधिराधान है उसमें अगर अनियमितता आ जाए, या फिर अगर आप नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से दोस्तों ये फैलता है, ठीक है ना। तो इस रोग का जो विषाणु होता है वो दोस्तों क्या होता है, HIV होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो जो भी दोस्तों इस रोग से पीड़ित होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है दोस्तों, समाप्त हो जाती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जिससे जैसे अगर किसी को ये रोग हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि जीवाणु या विषाणु आसानी से रोग कर मतलब एक तरीके से उसमें आसानी से रोग पैदा कर देते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाएगी। तो उसको आसानी से क्या होंगे, जो भी जीवाणु और विषाणु उसके संपर्क में आएंगे उस व्यक्ति के, तो उसको आसानी से क्या हो जाएगा, रोग पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें खून का जैसे संचार है वो भी क्या होता है दोस्तों, अव्यवस्थित टाइप का हो जाता है, ठीक है ना, और लास्ट में रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको एड्स के बारे में भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमनियोसेंटोसिस, ठीक है ना। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दोस्तों भ्रूण के लिंग को, ठीक है ना। तो जो दोस्तों अगर हम बात करते हैं एमनियोसेंटोसिस, तो दोस्तों ये तरीका है जो कि भ्रूण के लिंग को बताता है। और एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों एक जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो उनमें प्रसव पूर्ण यानी कि प्रसव से पहले जो परीक्षण है, वो एक तरीके का जो प्रसव से पूर्व किए जाने वाला दोस्तों एक परीक्षण है, ठीक है ना। तो जिससे आपके विभिन्न प्रकार के, जैसे कोई जन्म दोष है, जैसे कि बच्चों में क्या होता है कि जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, या गुणसूत्र की विषमता होती है, तो इसकी जांच इसमें की जा सकती है, ठीक है ना। तो आप इसके ध्यान में रखेंगे कि इससे क्या होता है कि जो भ्रूण है, भ्रूण के लिंग का परीक्षण किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटोसिस, ठीक है ना। तो एमनियोसेंटोसिस ये भी क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गोल्डन धान। गोल्डन धान में की सर्वाधिक मात्रा होती है, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो होती है विटामिन ए की, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो इसको हम बोलते हैं सुनेला चावल, ठीक है ना, यानी कि गोल्डन राइस, ठीक। तो आपका ये होता क्या है कि दोस्तों ये एक चावल की किस्म होती है जिसमें आपका क्या होता है, बीटा कैरोटीन, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे, बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो जो बीटा कैरोटीन होता है उसकी हम कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा दोस्तों बनाया गया, तो बीटा कैरोटीन इसमें होता है। और इसके अलावा दोस्तों इस जो सुनहले चावल का जो विकास है दोस्तों उन्हीं क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए किया गया है दोस्तों जहां पर आहार के रूप में प्रोटीन को हम कह सकते हैं कम ग्रहण किया जाता है, जहां पर आहार के रूप में विटामिन ए को कम ग्रहण किया जाता है या वहां पर कमी है, तो गोल्डन धान यानी कि सुनहला चावल में सबसे ज्यादा मात्रा विटामिन ए की होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। देखिए दोस्तों स्कर्वी रोग होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से, ठीक है ना। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों स्कर्वी रोग। तो जो विटामिन सी है दोस्तों ज्यादातर जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। तो खट्टा फल यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको कौन सा दिख रहा है, वो है आंवला, ठीक है ना। तो जो आंवला होता है उसमें दोस्तों विटामिन सी आपका क्या होता है, भरपूर मात्रा में होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें विटामिन सी की, अभी हमने बात किया था जो विटामिन सी है वो आपका क्या होता है, जल में विलय होता है। अभी हमने बात की थी ना बीएनसी, तो बीएनसी आपके क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, कभी ये भी पूछ लिया जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो जैसे नींबू है, संतरा, आपका आंवला, ठीक है ना, तो और जैसे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनमें भी पाया जाता है, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जितने भी ज़्यादातर खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो स्कर्वी के रोग के इलाज में आंवला इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। बिल्कुल सही, ये पहला ऑप्शन इसका राइट है। देखिए दोस्तों बाकी के ऑप्शन को छोड़ो। देखिए दोस्तों बात करें, देखिए अगर हम बात करें रक्तचाप की, यानी कि हमारा भी दोस्तों क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है ना कि दोस्तों हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। होता क्या है दोस्तों, मनुष्य का जो शरीर है उसमें भी आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका जब वायुमंडलीय प्रेशर होता है, ठीक। जब वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर आपका बराबर होता है तो आपकी स्थिति अच्छी होती है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि वहां पर आपका सब कुछ सही रहता है, ठीक है ना। वैसे हम बात करें तो जो हमारा रक्तचाप है वो वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, तो हर चीज सही बनी रहती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बात करें दोस्तों, अगर हम जब ऊंचाई में जाएंगे तो दोस्तों क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो ये वाला दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर ये वाला दाब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये चीज क्या होगी, बाहर निकलने लग जाएगी। इसका मतलब है कि रक्त क्या होगा, ज्यादा निकलने लग जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जब ऊंचाई पे जाते हैं तो नाक से प्राय क्या होता है, खून निकलने लग जाता है। होता है नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ऊपर जब जाते हैं हाइट में तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब कम होता है तो हमारे जो ब्लड का प्रेशर है, यानी जो ब्लड हमारे शरीर से बाहर आना चाह रहा है, तो उसका दाब ज्यादा हो जाएगा। तो अगर उसका दाब बाहर को ज्यादा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, नाक से ब्लीडिंग कभी कभार हो जाती है। तो वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दाब तो डालता है, लेकिन हम इसका अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो रक्त है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे जो रक्त का प्रेशर होता है वो वायुमंडल के प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए हमें उसके वायुमंडल के दबाव का कोई पता नहीं लग पाता है, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये प्रेशर बाहर को है, ये प्रेशर अंदर को है, ये वायुमंडल का है, ये रक्त का है। तो रक्त का प्रेशर थोड़ा ज्यादा लग रहा है, वायुमंडल का थोड़ा कम लग रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमें उसका पता नहीं लग पाता। लेकिन जब वायुमंडल का दाब बहुत ही कम हो जाएगा और रक्त का दाब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, अपने आप ही बाहर निकल आएगी। तो इसलिए क्या होता है कि ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में आपका क्या होता है कि जो फाउंटेन पेन है वो भी लीक करने लग जाती है, क्योंकि फाउंटेन पेन में भी आपका क्या होता है, अंदर से आपकी जो इंक भरी होती है उसका दबाव रहता है, वायुमंडल का दाब कम होता है, जो फाउंटेन पेन है वो लीक करने लग जाती है। इसी तरह से जो मनुष्य है वो जब जाता है तो उसका भी क्या होता है, नाक से खून बहना भी हो जाता है कभी कभार, ठीक है ना। हमेशा तो नहीं होता लेकिन होता है, ठीक। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाएगा। बात चल रही है दोस्तों, जब आप टीवी यूज करते हैं ना तो टीवी में आपका क्या आज साथ में क्या होता है दोस्तों, रिमोट। तो रिमोट में आप दोस्तों कौन सी आपकी किरणें जाती हैं जिससे आपका रिमोट जो आपका टीवी है वो चलने लग जाता है। तो दोस्तों उसमें हम बात करेंगे, ये होती है अवरक्त किरणें, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें अवरक्त किरणों की, तो जो अवरक्त किरणें होती हैं वो आपका क्या होता है, जो रिमोट कंट्रोल है उसमें जो टेलीविजन के सिग्नल है उनको संप्रेषित करने के लिए दोस्तों
भेजी जाती है, ठीक है ना। तो अवरक्त जो किरणें होती हैं दोस्तों क्या होती है, जैसे दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश जो हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो फिर एक होती है पराबैंगनी किरणें, एक होती है अवरक्त किरणें। तो ये अदृश्य प्रकाश के दोस्तों अंतर्गत आती हैं, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे अवरक्त किरणें। अभी फिलहाल इसको ज्यादा डिस्कस करने का समय नहीं है, तो फिलहाल आप ध्यान में रखें कि जब टेलीविजन में आप दूरस्थ नियंत्रण का मतलब है जब आप रिमोट कंट्रोल का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपका वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग होता है, तो उसमें आपकी क्या होती है, अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अवरक्त किरणों का इसमें प्रयोग होता है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, दूरदृष्टि दोष जैसे कि नाम है बिल्कुल होता उल्टा है, लग ऐसा रहा है कि भाई दूरदृष्टि दोष है तो इसकी दूर की दृष्टि खराब होगी, लेकिन होता उल्टा है दोस्तों। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है जिसको दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, ठीक है ना, लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, मतलब उतनी साफ नहीं दिखाई देती है। इसी तरह से जो निकट दृष्टि दोष होगा उसमें क्या होगा कि पास की वस्तु साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल सही है। लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है, ये भी सही है। और इसके बाद है कि जो निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद ये है कि जो इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ये गलत है दोस्तों, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि होता क्या है, जैसे आपकी आंख है, आंख का आपका एक कॉर्निया है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो आपका जब आपका दूरदृष्टि दोष है, जो दूर से आने वाली जो किरणें होती है वो समांतर होती है, ठीक है ना। तो जो इनका प्रतिबिंब होता है दोस्तों आपके कहाँ बनता है, रेटिना के फिट पीछे बनता है। इनको कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ आगे बनना चाहिए था, लेकिन इनका प्रतिबिंब आपका क्या होता है, रेटिना के पीछे बन रहा है। तो जब इसको पीछे बन रहा है तो इसके लिए आप क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि ये जो ये आपकी जो किरणें आई, जैसे आपने बीच में चश्मा पहन लिया तो ये जो होगा अब इसका फोकस कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, रेटिना पर हो जाएगा। इसको मैं सही तरीके से बताता हूँ, ये आपकी आंख है, ये आपका लेंस आपने पहना, तो ये जो आने वाली किरणें ये क्या कर देंगी, इसको फोकस कर देंगी, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बनेगा, तो जो दूर से जो आ रहा है ना, यानी कहने का मतलब है, ठीक। तो इस तरीके से आपको इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ठीक। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं गलत बता गया दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि हम बात कर रहे हैं दूर दृष्टि दोष की, मैं निकट दृष्टि दोष के हिसाब से बता गया। तो इसमें दोस्तों क्या होगी, जो पास की वस्तु होगी, सॉरी, जो पास की वस्तु होगी, जो उसका जो प्रतिबिंब होगा आपका कहाँ बनेगा दोस्तों, रेटिना के पीछे मिलेगा। फिर आप इसमें क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे, फिर ये क्या कर देगा आपका, इस जो आपका फोकस है इसको क्या कर देगा, आपका रेटिना पर केंद्रित कर देगा। तो ठीक है ना, बात सीधी सी बात है कि भाई आपका निकट के जो पिंड है उनका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, तो उसको अगर आपने क्या करना है, रेटिना पर फोकस करना है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का आप प्रयोग करेंगे। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और जबकि दूर से आने वाली जो किरणें हैं, जो दूर से आने वाली जो किरणें हैं वो अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो आप किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। माफ करना मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है, जो कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन, या फिर हम कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो दोस्तों जैसे एक होता है ना आपका एक ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों जब आपका एंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है, तो एंडोस्कोपी में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके प्रकाश को क्या कर सकते हैं, बिना क्षय के काफी आगे तक भेज सकते हैं, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ही ये है कि दोस्तों जैसे प्रकाश पड़ा, तो प्रकाश जब आपका किसी सरफेस पर पड़ता है तो दोस्तों वो क्या होता है, उसमें अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है, ठीक है ना। ये परावर्तन का मतलब है कि ये दोस्तों प्रकाश आया और ये क्या करा, उसी माध्यम में लौट गया उसी एंगल से, ठीक है ना। लेकिन जो अपवर्तन होता है दोस्तों, ये प्रकाश आया और ये क्या कर दिया, इस मीडियम को पार कर गया, लेकिन थोड़ा सा अपनी जो दिशा है, दिशा से थोड़ा सा क्या हो गया, हम कह सकते हैं विक्षेपित हो गया, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तन। तो जनरली होता यही कि प्रकाश जब गिरता है तो वो क्या होता है, थोड़ा परावर्तन होता है और थोड़ा क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक। लेकिन जो पूर्ण परावर्तन होगा या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जो प्रकाश गिरेगा और वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, यहाँ से प्रकाश गिरा और ये सीधा सीधा क्या हो गया, उसी माध्यम में वो वापस लौट जाएगा, ठीक है ना। जिस एंगल से आया उसी एंगल में वापस लौट जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो प्रकाश का जो आपका जो डॉक्टर है वो एंडोस्कोपी करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर, यानी प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के आधार पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। तो दोस्तों जो मीथेन मीथेन की बात करते हैं दोस्तों, ये होती है CH4। तो ये दोस्तों ये है मंगल में। तो दोस्तों मीथेन के कारण ही दोस्तों जो मंगल है वो लाल दिखाई देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल ग्रह में दोस्तों सबसे ज़्यादा मीथेन पाई जाती है, इसीलिए दोस्तों क्या होता है, लाल होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन आपका क्या होता है, अनियंत्रित संलग्न अभिक्रिया पर आधारित होता है। दोस्तों ये अनकंट्रोल अभिक्रिया होती है, इसको बोलते हैं हम संलग्न को हम संलयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संलयन। तो एक्चुअली दोस्तों ये किस पे होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। जब आपके दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों नाभिकीय संलयन। ठीक है ना। जो हाइड्रोजन बम होता है वो इसी हम कह सकते हैं संलयन यानी कि अनियंत्रित संलग्न अभिक्रिया। संलग्न का मतलब है कि दोस्तों दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलके बड़ा नाभिक बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बम। ठीक है ना। तो जो अगर हम बात करें जो सूर्य की जो का ताप है या सूर्य में जो ऊर्जा है, तारों में जो ऊर्जा है, वो इसी पे आधारित होती है, यानी नाभिक के संलयन पर आधारित होती है। ठीक। लेकिन अगर हम बात करें परमाणु बम की, अगर आप बात करेंगे परमाणु बम की, तो दोस्तों वो किस पे होता है, वो होता है अनियंत्रित विखंडन की अभिक्रिया पे। यानी कहने का मतलब है जब नाभिक आपका क्या होता है, विखंडित हो जाता है। तो यानी जब एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है और अपार ऊर्जा निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो ये अनियंत्रित होता है, अनकंट्रोल होता है। तो इसीलिए बम फूटता है ना, तो बम जब फूटेगा तो अनियंत्रित होगा। ठीक है ना। तो ये आपका इसलिए अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। ठीक है ना। लेकिन हम बात करेंगे जो नियंत्रण की, तो दोस्तों नियंत्रण कहाँ पर होगा, जैसे सपोज करो हमने कंट्रोल या नियंत्रित, हम किसकी बात करेंगे नियंत्रण में, तो जहाँ नाभिकीय रिएक्टर होते हैं तो वहां पर क्या होती है, जो प्रोसेस होती है क्या होती है, कंट्रोल होती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि वहां पर आप क्या करते हैं, भारी जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और मंदक का प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट। तो मंदक क्या होता है, आपका भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कैडमियम और बोरान की छड़ होती है जो नियंत्रक का काम करती है। तो वो आपकी जो अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है, नियंत्रित होती है। यानी कि एक आपका एक नाभिकीय रिएक्टर में वो जो अभिक्रियाएं एक नियंत्रण में कराई जाती है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन और जबकि परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन, दोनों के दोनों अनियंत्रित होते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगले में दोस्तों आपको बताना है कि ये प्राकृतिक रूप है और उसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो देखिए अगर हम बात करें जो हीरा होता है, हीरा तो आपका दोस्तों क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा क्या होता है, कार्बन होता है। जबकि अगर हम बात करें संगमरमर की, तो दोस्तों जो संगमरमर होता है वो क्या होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है। उसमें आपकी उपस्थिति किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। बात करें दोस्तों अगर रेत की, तो रेत में आपका क्या होती है दोस्तों, ये होती है सिलिकॉन। ठीक है। रेत में क्या होती है आपकी सिलिकॉन, और जबकि रूबी क्या होती है, एल्यूमिनियम होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों क्या बनेगा ऑप्शन 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 इसका सही है। तो देखा जाए तो कौन सा है, 4 2 1 3, यानी बी ऑप्शन इसका दोस्तों राइट है। ठीक है ना। तो 4 2 1 3। ठीक। यानी इसका बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक। 4 1 2 3, सॉरी मैंने क्या क्या इसमें देखा, मैंने हीरा आपका किससे है दोस्तों, कार्बन से। अब एक बार फिर से मिला लेते हैं 4, और फिर इसके बाद संगमरमर की मैंने बात करी, संगमरमर आपका किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये है कैल्शियम से। ठीक है ना। ठीक है। 4 1, और फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, रेत आएगी। रेत आपकी किससे आएगी दोस्तों, सिलिकॉन से। ठीक है। और रूबी आपका किससे आएगा, एल्यूमिनियम से आएगा। तो ठीक है, इसका मतलब है कि आपका क्या होना चाहिए, 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 आपका सही आंसर। ठीक है। इसका मतलब है क्या, आपका 4 1 2 3, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही है। हमने गलती से क्या कर दिया था सौरभ, हमने दोस्तों क्या कर दिया था, हमने कर दिया था इसका, हमने बी कर दिया था इसका ना गलती से। तो ठीक है, इस तरह से आपका क्या आएगा, ये आपका चौथा, ये चौथा है, और ये आपका 1, और फिर आपका 2 और 3। ठीक है ना। तो इसका तरह से देखा जाए तो डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोजली विलयन है। देखिए दोस्तों जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो हाइपोजली विलयन होता है दोस्तों, वो आपका होता है सोडियम थायोसल्फेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी में दोस्तों, इसका प्रयोग होता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2H2O3। तो ये जो जलीय विलयन होता है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, हाइपो बोला जाता है। ठीक है ना। तो आपका जो हाइपो विलयन है वो क्या होता है, Na2H2O3। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा का उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो कृत्रिम वर्षा होती है ना, उसके लिए दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है AgI, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। या फिर हमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है ना, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, उसका भी प्रयोग किया जाता है। जो एक्चुअली क्या दोस्तों, ये क्या होता है, बादलों के संघनन में सहायक होते हैं। बादलों का सब संघनन होता है ना, कंडेंसेशन, उसी से के बाद क्या होती है दोस्तों, बारिश होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, PCS में आया हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है। दोस्तों ये UKPSC में आया हुआ, UKPCS के पेपर में ये क्वेश्चन दोस्तों आया था। ये दोस्तों किससे होता है, विषाणु से होता है, टिक किया हुआ है। तो दोस्तों जो इन्फ्लुएंजा होता है वो आपका क्या होता है, मिक्सो वायरस होता है, ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखना। मिक्सो वायरस के द्वारा दोस्तों ये होता है। तो विषाणु से ये रोग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे छींक होती है, बेचैनी है, या गलसोद, इस टाइप की चीजें होती हैं, इसको आपने ध्यान में रखना। तो इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा एक है। चंद्रमा एक क्या है दोस्तों, ये उपग्रह है। उपग्रह का मतलब है जो दोस्तों ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उपग्रह बोला जाता है। जैसे कि आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर काट रहा है दोस्तों, चंद्रमा काट रहा है। तो भाई जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का क्या है, एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना। ध्यान में रखना है कि जो चंद्रमा है दोस्तों, वहां पर वायुमंडल का अभाव है, ठीक है ना, वहां पर वायुमंडल का अभाव है। इसलिए दोस्तों कि जब वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए वहाँ का जो आकाश होता है वो क्या होता है, काला होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये जो चंद्रमा है, वहाँ का जो वायुमंडल है वहाँ अभाव है, तो वहाँ का जो आकाश है वो हमेशा कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है ना। और ध्यान रखें कि जो ग्रह होती हैं, ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर पे चक्कर लगाते हैं, उसका भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सब्जी के लिए जब हम क्या करते हैं, जो आपके काम आने वाले पौधे के अध्ययन को हम बोलते हैं, यानी कि हम जब सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन करेंगे, तो वो जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर बोला जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों, जो फ्लोरिकल्चर है वो फलों की कृषि से संबंधित होता है, ठीक है ना। जबकि हार्टिकल्चर किससे संबंधित होता है दोस्तों, बागवानी से संबंधित होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एंजाइम एक है, क्या है, विटामिन है, बैक्टीरिया है, बायो उत्प्रेरक है, वायरस है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, बायो उत्प्रेरक होते हैं, यानी कि जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है ना। तो इनके द्वारा दोस्तों क्या होता है, जिससे पाचन सहित सभी रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं, ठीक है ना। यानी इनसे हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरित होती हैं, यानी कि एक मोटिवेट टाइप की होती है ना, उत्प्रेरित होती है, यानी इनके कारण होती है, ठीक। तो जो एंजाइम होते हैं वो दोस्तों स्वयं में परिवर्तित नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं, रासायनिक प्रक्रिया को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे कि भैया एंजाइम में कौन कौन से आते हैं, जैसे टाइलिन होता है, ठीक। इसके बाद जैसे पेप्सिन होता है, फिर रेनिन होता है। तो ये सारे के सारे एंजाइम के दोस्तों उदाहरण है, आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है। दोस्तों अगर हम इसके ध्यान में रखें, देखिए संक्रामक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कि आपकी क्या होती है, संक्रमण से फैलती है, ठीक है ना। तो अगर आप संक्रामक बीमारी की बात नहीं करेंगे तो दोस्तों वो है एड्स। एड्स आपका क्या होता है दोस्तों, ये आपका जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर आप कोरोना चला, तो कोरोना का दोस्तों कैसा है, संक्रमण है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, ये वैसे ही फैल जाता है, ठीक है ना, टच करने पे फैल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें एड्स की, तो एड्स ऐसे ये आपका क्या होता है, टच करने पे नहीं फैलता है। ये दोस्तों क्या होता है, जो आपके असुरक्षित यौन संबंध होते हैं उनसे आपका क्या होता है, ये फैलता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो एड्स है वो आपका क्या है, विषाणु जन्य योग्य है, मतलब विषाणु जन्य रोग्य है। तो इसके कारण ही आपका क्या होता है, जो HIV होता है, फिर HIV के बाद क्या होता है दोस्तों, एड्स हो जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखना कि ये आपका छूने से नहीं फैलता, यानी कि संक्रामक बीमारी नहीं है, ठीक है ना। अब बाकी जैसे बात करें, जैसे छोटी माता है, गलसुआ है, और परिसर सरल है, जैसे हार्पीज है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके कैसे होते हैं, संक्रामक बीमारी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि छूने से भी फैल सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। यानी कहने का मतलब है, आनुवांशिक का मतलब समझते हैं ना दोस्तों, कि जो रोग आपके क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। जैसे कि मतलब किसी के माँ बाप को रोग है, तो उनके बच्चों में भी वो रोग पाया जाता है। तो दोस्तों अगर इसका राइट ऑप्शन है वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो दोस्तों ये आनुवांशिक व्यवस्था नहीं है। बाकी की बात करें, जैसे डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, और आपका ये दात्र कोशिका अरक्तता है, यानी कि मतलब इसको हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है ना, स्किन सेल एनीमिया। तो ये सब जो चीजें दोस्तों, ये क्या होती है, अनुवांशिक होती है, कि अगर माँ बाप में है तो ये बच्चों में भी होने की संभावना रहती है। जबकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं, ये आपका क्या है, ये आपका अनुवांशिक रोग नहीं है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक मूल का है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मूंगा की, मूंगा यानी कोरल, ठीक है ना, तो ये दोस्तों जैविक मूल का है। जो मूंगा जो संघ होता है वो आपका जो एक होता है ना सिलेंट्रेटा, तो ये सिलेंट्रेटा संघ का एक समुद्री जीव होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो मूंगा होता है वो आपका क्या होता है, सिलेंट्रेटा संघ का एक हम कह सकते हैं समुद्री जीव है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जैविक मूल के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये सारे के सारे दोस्तों यूके पीसीएस में आपके आए हुए क्वेश्चन है, तो हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसको देखते रहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया श्वेत वाष्पन से संबंधित है। श्वेत वाष्पन का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे शरीर से जो पसीना होता है ना, जो पसीना जब सूखता है तो उसके वाष्पन से संबंधित, ठीक है ना। तो होता है क्या कि जब हमारा दोस्तों जब क्या होता है कि जब श्वेत वाष्पन होता है, तो जब श्वेत वाष्पन यानी जब हमारा शरीर से जब पसीना सूखता है, तो जो शरीर से जो वो हमारे क्या करता है, ऊष्मा को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि वो हमारे शरीर से ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे जो शरीर की ऊष्मा है दोस्तों वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो इसलिए क्या होता है, जब दोस्तों हमें पसीना जब हमारा सूखता है तो हमें क्या लगती है, ठंड लगती है, यानी थोड़ा ठंडा ठंडा सा फील होता है नहीं होता है। तो ये कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, ये कैसी है, ऊष्मा शोषक क्रिया है। ठीक है ना, आप ध्यान में रखेंगे जो स्वेद है यानी जब वो वेपराइज हो रहा है तो वो हमारे शरीर से क्या कर रहा है, ऊष्मा को सोख ले रहा है, तो यानी ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारे शरीर है वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आप हाथ में कभी बर्फ रखो, तो जब आप अपनी हथेली में बर्फ रखोगे तो क्या होगा, तो बर्फ तो पिघल जाएगी, तो हुआ क्या, आपके जो शरीर से जो ऊष्मा है वो किस में चलेगी, बर्फ में चलेगी। तो जब आपके शरीर से जब ऊष्मा चली जाएगी तो होगा क्या कि आपका जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसीलिए कुछ देर बाद क्या होता है, हमारा हाथ में क्या होता है, ठंडा लगने लग जाता है। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना कि जो ऊष्मा होती है दोस्तों वो हमेशा क्या होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर को जाती है। हायर जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जिसका टेम्परेचर कम होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर को जाती है। इसलिए हमें क्या होता है दोस्तों, जाड़ों में ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम हो जाता है, तो हमारे जो शरीर है, शरीर की ऊष्मा क्या होती है, बाहर चले जाती है, इसलिए हमें क्या होता है, ठंडा लगने लग जाता है। इसके उलट जब क्या होता है, गर्मियाँ होती है तो उसमें हमें गर्म क्यों लगता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। तो जब वो हमारे शरीर के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जो टेम्परेचर होगा वो हमें क्या होगा, ऊष्मा हमें प्रदान होगी उसमें। ठीक है ना, तो ऊष्मादायक क्रिया हो जाएगी, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बेसिक। इसके बाद अगला दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन सी की हमने बात की थी, बी और सी। तो बी और सी आपके जो विटामिन होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए डी ई किस में होते हैं दोस्तों, वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान में रखना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला, फोटोसिंथेसिस में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अभी हमने दोस्तों इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो क्लोरोफिल है वो आपका क्या होता है, जो सूर्य के प्रकाश में जो आपका क्या होता है ना, विबग्योर हमारा जो सूर्य का प्रकाश होता है या सफेद प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया था दोस्तों, रेड का प्रयोग किया था। तो सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। ठीक है ना, तो जो पर्णहरित है वो सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करेगा दोस्तों, रेड का प्रयोग करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। देखिए दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील दोस्तों क्या होता है, एक इस्पात होता है और ये आपका क्या होता है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन साधारण इस्पात की अपेक्षा दोस्तों ये अधिक ताप भी सह सकता है। तो इसलिए जो इस्पात होता है दोस्तों उसमें ये जो गुण आते हैं वो किस में आते हैं, किससे आते हैं, ये आते हैं क्रोमियम मिलाने से। ठीक है ना, तो जब आप इस्पात में क्रोमियम मिलाएंगे तो दोस्तों वो क्या होगा, वो अधिक ताप भी सहेगा। ठीक है ना, और वो कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसी कारण से दोस्तों वो क्या होता है, अचुंबकीय भी हो जाता है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस में आपका आया हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। देखिए दोस्तों उर्वरक वे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करें सोडियम सल्फेट की तो ये इसका पेड़ पौधों की वृद्धि में दोस्तों ये सहायक नहीं होता है। पेड़ पौधों की वृद्धि में दोस्तों कौन कौन होते हैं, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब के सब आपके क्या होते हैं दोस्तों, सहायक होते हैं। ठीक है, जबकि जो सोडियम सल्फेट है इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ पर प्रयोग होता है, फोटोग्राफी के क्षेत्र में दोस्तों इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो सोडियम सल्फेट कहाँ होता है, फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों
तो दोस्तों हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया था कोबरा सर्प के विष के बारे में। तो दोस्तों वो कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो न्यूरोटॉक्सिक के बारे में आपको पता लग गया होगा कि इसका जो प्रभाव होता है दोस्तों किस पे पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पे पड़ता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो दोस्तों क्या होता है, फेल हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आर्थोप्लास्टी का मतलब होता है जो आपके कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। जो आपकी हिप्स की जो हड्डी होती है ना, तो वहाँ पर जो जोड़ होता है उसको हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन किया जाता है, यानी कि उसको चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैसे दोस्तों जो शल्य क्रिया में जब आर्थोप्लास्टी जब अपनाई जाती है तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एक होता है एसिटाबुलम, ठीक है ना, एसिटाबुलम होता है जो कि कूल्हे का जोड़ होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एसिटाबुलम, ठीक है ना। और एक एक होता है फीमर हड्डी, ठीक है ना। फीमर हड्डी जो होती है आपकी, फीमर हड्डी आपकी क्या होती है दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, इसका भी ध्यान रखना। सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेपी हड्डी, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर और सबसे छोटी होती है स्टेपीज, ठीक है ना। तो जो आपकी जो फीमर हड्डी होती है तो इसका क्या होता है, सिरा और गर्दन को बदल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इससे इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, जैसे आपके दर्द से राहत दिलाना, गतिशीलता को बनाए रखना, ठीक, यानी चलने की क्षमता को हम कह सकते हैं उन्नत करना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। तो आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ से प्रतिस्थापन करना है आपने, ठीक है ना। और जो कूल्हे का जो जोड़ है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एसिटाबुलम, इसको भी आपने ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लास्टिक की जो कौन सी गैस, ये प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। प्लास्टिक से हमेशा आपकी क्या होती है, पॉलीथिलीन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो जो प्लास्टिक होता है प्राय जनरली क्या होते हैं दोस्तों, ये उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, ठीक, इसको आपने ध्यान में रखना है। और ये मुख्यतः किससे बने होते हैं दोस्तों, पॉलीथिलीन से बने होते हैं। तो जब प्लास्टिक को हम गलाते हैं तो पॉलीथिलीन गैस भी उत्पन्न होती है, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक जीके का क्वेश्चन जो कि पर्यावरण पर आधारित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान यानी नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नागपुर में है, ठीक है। तो NEERI यानी कि नीरी, नीरी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, आपका नागपुर में। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका क्या करता है, जो वायु प्रदूषक है ना, जैसे कौन कौन होते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये SPM, तो ठीक है ना। तो SPM से संबंधित दोस्तों ये क्या करता है, सूचना ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और SPM, ठीक, तो इसके संबंध में दोस्तों ये सूचना ग्रहण करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता के कारण होता है दोस्तों। जो रतौंधी किसकी कारण से कमी से होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग होता है दोस्तों वो क्या होता है, रतौंधी होता है। तो इसमें आपका क्या होता है, जैसे आंखें हैं, त्वचा है, बाल, नाखून, ठीक है ना, और जो हड्डी, जो मतलब आप एक तरीके से देखा जाए तो जो विटामिन ए है दोस्तों वो आपका क्या होता है कि जो हमारी आँख, त्वचा, बाल, नाखून, इन सब के लिए क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है, ठीक। तो लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो इससे क्या होता है, रतौंधी जैसा रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ध्यान में रखना चाहिए, रतौंधी का मतलब ये होता है कि जो आपका रात में जो देखने की क्षमता होती है दोस्तों क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है दोस्तों, बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन के हमारी क्या है दोस्तों, जो रक्त का जो हमारा थक्का बनता है ना उससे संबंधित है, ठीक है ना। तो विटामिन के अगर नहीं होगा तो रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद अगला, वायुयान का जो ब्लैक बॉक्स है उसका रंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो अगर हम बात करें वायुयान के ब्लैक बॉक्स की तो वो होता है दोस्तों नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का दोस्तों होता है। इसको हम कभी कॉकपिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वायुयान का जो ब्लैक बॉक्स होता है दोस्तों वो उड़ान के दौरान विभिन्न सूचनाओं, जैसे वायुयान में होने वाली बातचीत है, या फिर क्रू के जो सदस्य होते हैं उनकी जो बातचीत होती हैं, ठीक है, या उनके जो परिवेश होते हैं उनकी क्या करता है दोस्तों, ध्वनियाँ रिकॉर्ड होती रहती है, ठीक। तो इसका जो जो रंग होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपका गहरा रंग नारंगी होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो पहली बार वायुयान में दोस्तों ये 1954 में लगाया गया था, इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये काफ़ी टाइटेनियम का बना होता है, काफ़ी मजबूत बॉडी होती है दोस्तों, कि अगर विमान अगर दुर्घटनाग्रस्त हो भी जाएगा तो इसको नुकसान नहीं होता ब्लैक बॉक्स को। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। काफ़ी इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं,
ठीक। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा दोस्तों किस में होता है? धातु में होता है। कभी आपने देखा होगा ना कि जैसे ट्रेन आती है, तो ट्रेन में अगर आप सपोज करो ट्रेन कहीं से आ रही है तो उसकी आवाज आपको वैसे सुनाई नहीं देगी, लेकिन अगर आप पटरी में कान लगाएंगे तो आपको ट्रेन की आवाज सुनाई देगी। तो होता क्या है कि जो धातु होता है, धातु में दोस्तों जो ध्वनि होता है उसका वेग सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। और निर्वात में इसका जो वेग होता है दोस्तों क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी दूसरे ग्रह में जाएंगे, लाइक जहाँ चंद्रमा है, जहाँ निर्वात है, तो वहां पर क्या होता है कि जब आप बोलते हो तो आप बगल वाले को कुछ भी सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहां पर ध्वनि है, तो ध्वनि आपका जब निर्वात में जाती है तो उसका वेग शून्य हो जाता है। तो उस तक उसको जब आप दूसरे से बात करेंगे तो आप डेफिनेटली उसको आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर जो ध्वनि है, ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश में जस्ट उल्टा है। तो प्रकाश का वेग क्या होता है? निर्वात में अधिकतम होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश में दोस्तों क्या होता है? अधिकतम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से दोस्तों निर्वात में आपकी प्रकाश की अधिकतम चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतनी दूरी है, इतनी दूरी पर सेकंड में क्या करता है दोस्तों? पार करता है प्रकाश, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ध्वनि और प्रकाश जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिकतम होता है, धातु में कम होता है, ठीक है ना। जबकि ध्वनि का वेग धातु में सबसे अधिकतम होता है, निर्वात में तो 0 हो जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? देखिए दोस्तों अगर हम बात करें इसमें मल की, तो दोस्तों मल आपका क्या होता है? जो जैविक रूप से अपघटित प्रदूषक है, जो अपने आप ही क्या हो जाता है दोस्तों? अपघटित हो जाता है, यानी कि अपने आप ही क्या हो जाता है दोस्तों? खत्म हो जाता है। तो ये प्रदूषण का कारण, लेकिन दोस्तों ये क्या होता है? जैविक रूप से अपने आप ही क्या हो जाता है? इसका अपघटन हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 99% क्या होता है दोस्तों? पानी होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है कि इसमें आपके दोस्तों जैसे देखा जाए तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं पैथोजोनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो जो इसको क्या करते हैं दोस्तों? अपघटित करते रहते हैं, ठीक। तो अपने आप ही क्या होता है दोस्तों? ये अपघटित हो जाता है। लेकिन अगर आप बात करें दोस्तों, प्लास्टिक है, डीडीटी है, एस्बेस्टस है, ये अकार्बनिक रसायन है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों क्या होता है? जैविक रूप से अपघटित नहीं होते। आप देखते होंगे प्लास्टिक अगर आप 100 साल पहले भी दबाओगे तो बाद में भी वो प्लास्टिक जमीन में ही मिलती है, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से डीडीटी या एस्बेस्टस है, तो जैविक रूप से अपघटित नहीं होते। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन है पीसीएस में आए हुए, ठीक, यूके पीसीएस में, ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? दोस्तों इस बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया दोस्तों। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए दोस्तों किसका यूज होता है? डॉप्सन यूनिट का यूज होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों जो गॉर्डन डॉप्सन थे, इन्होंने दोस्तों ये आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर थे। तो इन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों पृथ्वी की सतह में कुल ओजोन की मात्रा ज्ञात करने के लिए इन्होंने क्या बनाया था? एक ओजोन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया था, ठीक है ना। तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों क्या पड़ा? डॉप्सन यूनिट का नाम पड़ा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। 1920 में इन्होंने बनाया था ओजोन की परत को नापने के लिए ओजोन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और ओजोन कहाँ पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रावायलेट रे से हमारी सुरक्षा करती है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन वही आ गया कि ओजोन परत कहाँ अवस्थित है। देखिए दोस्तों ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित होती है? समताप मंडल में अवस्थित होती है। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी की सतह होती है, ये आपका क्षोभ मंडल होता है, फिर ये आपका क्या होता है? समताप मंडल होता है, फिर आपका मध्य मंडल होता है, और फिर आपका क्या होता है? बहिर्मंडल हो जाता है, ठीक है। बीच में एक आयन मंडल भी आता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो आपका जो ओजोन परत होती है वो आपकी कहाँ अवस्थित होती है? आपकी समताप मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में दोस्तों क्या होती है? जैसे बारिश और ये जो सारी चीजें होती है ना, बादल बादल होते हैं, किसमें होते हैं? क्षोभ मंडल में। जबकि समताप मंडल में आपकी क्या होती है? ओजोन होती है। प्लेन कहाँ पर उड़ता है? समताप मंडल में होता है। काफी इंपॉर्टेंट चीजें, आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। कहने का मतलब है कि यानी जब हमने रोगी के दांतों की जांच करनी है तो दांत काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, उनको हमें बड़ा करके दिखाना होता है। तो उसके लिए दोस्तों किसका प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। जबकि उत्तल का क्या होता है? जो बड़ी वस्तु को छोटा दिखाता है। तो इसको अभी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा
परावर्तित किया जाता है। बेतार संचार का मतलब है दोस्तों वायरलेस, ठीक है ना। वायरलेस जो आपका कम्युनिकेशन होता है यानी कि संचार होता है, तो आप इसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फिर से दोस्तों, ये होती है पृथ्वी की सतह। तो सबसे पहले क्या होता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद दोस्तों क्या आता है, समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आपका क्या आता है, इसके बाद मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आपका क्या आता है, आयन मंडल। और फिर इसके बाद क्या होता है, बहिर्मंडल। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं जो ये एंटीना है, एंटीना से जब आप जाता है तो ये आपका आयन मंडल से दोस्तों क्या होता है, परावर्तित होता है और दूसरे एंटीना पे दोस्तों क्या होता है, रिसीव होता है। तो यहाँ से हमारे सिग्नल गए और फिर इस दूसरे पे क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आयन मंडल से दोस्तों क्या होता है, बेतार संचार के लिए जो रेडियो तरंगे होती हैं वो परावर्तित होती है। तो यहाँ से क्या होती है, रेडियो तरंगे भेजी जाती है, तो आयन मंडल से दोस्तों क्या होती है, परावर्तित होके ये आ जाती है, ठीक है ना। तो जो आयन मंडल होता है वो क्या होता है, मध्य मंडल की सीमा से क्या होता है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊपर तक की ऊंचाई में फैला होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, आयन मंडल। तो ऐसे करके आप ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है ना। क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर इसके बाद आपका आएगा मध्य मंडल, और फिर आपका क्या आएगा, आयन मंडल, एंड देन आपका क्या आएगा, बहिर्मंडल, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आपके जलवायु से संबंधित काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इसके बाद किस स्तर डेसिबल में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें जो ध्वनि है वो डेसिबल में मापी जाती है। तो अगर आप बात करें जो 80 डेसिबल है उससे ऊपर को क्या बोला जाता है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपकी जो साउंड है 80 डेसिबल से ऊपर आ रही है तो वो क्या कहला जाएगा, खतरनाक ध्वनि बन जाएगी और ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। देखिए दोस्तों, अभी ये क्वेश्चन आया था, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी बोला था कि दोस्तों जैसे रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल के लिए दोस्तों आप किसका प्रयोग करते हैं, यानी आप किस रे का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वो कैसी होती है, अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंफ्रारेड रेज, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखना है कि जो इंफ्रारेड रेज हैं वो दूरस्थ नियंत्रण के लिए, रिमोट कंट्रोल के लिए इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो अभी हमने दोस्तों इसके बारे में डिस्कस किया था कि दोस्तों वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन द्वारा है दोस्तों विकिरण आपका कौन सा अवशोषित किया जाता है, परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रे दोस्तों ये अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखेंगे, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए दोस्तों विभिन्न डिफरेंट ये आयोग के पेपर हैं। कोई UKPSC का है, कोई बिहार PCS का है, कोई यूपी PCS का है। लेकिन दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ठीक। इसके बाद पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा कि जैसे क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं ना ज़्यादातर पानी पीने को शुद्ध करने के लिए। तो भाई पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग होगा, ऑफकोर्स क्लोरीन का प्रयोग है, ठीक है। तो जो क्लोरीन गैस होता है उसका प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर होता है क्या कि इसमें बहुत सारे शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि पानी को शुद्ध करने में मदद करते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद अभी देखो फिर दोस्तों, फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। अभी हमने बात किया था जो रेफ्रिजरेशन की बात करी थी, तो ये खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कैसे, हमारे फूड को बचाए रखता है, कैसे, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। यानी वो क्या कर देगा, जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है उसकी दर को कम कर देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो खाना है वो काफ़ी देर तक क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, हम उसको खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी हमने पिछली कुछ वीडियो में डिस्कस किया था। तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है क्या है कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारी जो पृथ्वी का जो ताप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जो उसके लिए जो जिम्मेदार गैसेज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बोला जाता है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख गैस होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प। तो यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। जलवायु परिवर्तन का दोस्तों क्या कारण है हमारे दोस्तों, जो जलवायु है लगातार क्यों परिवर्तित हो रही है, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउसेस के, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण है वो भी है। तो ये सभी इसके क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंट कारण हैं। तो ये आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।
इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? दोस्तों अगर हम बात करें तो यह दोस्तों है आपकी 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना थी दोस्तों। हुआ क्या था कि दोस्तों जो यूएनओ है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने ब्राजील की जो राजधानी है रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना, यानी रियो में आपका क्या है कि 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया था, ठीक है ना, पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ठीक है ना। तो इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोला जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी इसको बोला जाता है दोस्तों। तो जो इसमें जो सम्मिलित देश थे, इन्होंने क्या कहा था कि भाई टिकाऊ विकास के लिए एक व्यापक कार्रवाई की जाए, जिसको इन्होंने बोला एजेंडा 21, ठीक है ना। तो एजेंडा 21 आपका किसका है दोस्तों? पर्यावरण विकास से या विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है 21वीं सदी की। और इसमें आपका क्या है, इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी इसको बोला जाता है। 1992 में हुआ था, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का जैव सूचक है, ठीक है ना, यानी एक आपका जैविक सूचक है जो बता देता है कि वायु में प्रदूषण है या नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो इसका जैव सूचक है वो आपका दोस्तों क्या है? लाइकेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लाइकेन होता है वो आपका क्या होता है? जैसे आपका क्या होता है, जैसे यूसनिया होता है ना, यूसनिया होता है, वो SO2 के प्रदूषण का सूचक होता है। तो ठीक है, तो जो लाइकेन होते हैं वो शैवाल और कवक के क्या होते हैं? सहजीवी उदाहरण हैं। तो एक तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जो लाइकेन होता है दोस्तों वो क्या होता है? जैव सूचक है, कि जो बता देता है कि वायु में कितना प्रदूषण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, मतलब जैविक रूप से बता देते हैं कि भाई वायु में प्रदूषण कितना है, ठीक। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, यानी कि किन गैसेस के द्वारा होती है? देखिए दोस्तों अगर आप बात करें अम्ल प्रदूषण, अम्ल वर्षा की, यानी एसिड रेन, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। होता क्या है कि दोस्तों जैसे उद्योग होते हैं ना काफ़ी, और या जैसे उद्योग होते हैं या फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक, तो इससे क्या होता है कि कई प्रकार की दोस्तों क्या होते हैं, जैसे खतरनाक गैसेज हैं, लाइक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, इनका क्या होता है? वायुमंडल में गैसेस ये छोड़ी जाती हैं, उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। तो ये जो गैसेस होती हैं दोस्तों क्या करती हैं, जैसे आपका ऊपर आपका क्या है ना, जैसे ऊपर आपका वायुमंडल है तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे वर्षा है या हम कह सकते हैं वर्षा का जल होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनसे क्या करते हैं, उनसे मिलती है और वहाँ पर क्या कर देती है, उसको एसिडिक कर देती है, यानी जो जो वर्षा का जो जल होता है उसको क्या बना देती है? अम्लीय बना देती है, ठीक है ना। और फिर यह जो आपका अम्ल होता है ये क्या करता है? वर्षा के रूप में बरसता है, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ताजमहल है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि जो ताजमहल है, ताजमहल के जो अगल बगल जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे भी क्या होता है कि जो एसिड रेन होने की संभावना थी, जिससे कि जो ताजमहल है उसके संगमरमर को क्या गई थी, मतलब एक तरीके से उसका संगमरमर क्या हो सकता था? खराब हो सकता था एसिड रेन की मदद से, ठीक है ना। तो काफ़ी ये टॉपिक रहा था कुछ साल पहले, काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो जो अम्ल वर्षा है वो आपका क्या होता है दोस्तों, कि जो ये गैसेज हैं लाइक आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड, इसके कारण ये आपका दोस्तों होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अम्ल वर्षा के लिए ये आपकी बहुत मतलब जिम्मेदार गैसेस होती हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया ना कि भाई जो आपका जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में आपकी क्या होता है? पानी भी होता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे तो ये जलवाष्प भी होती है। तो ये क्या करते हैं, जो जलवाष्प है उसके संग मिलकर आपका क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अम्ल यानी कि उसको एक तरीके से अम्लीय कर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होती है कि जो एसिड है, एसिड की रेन होने लग जाती है, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर जब प्रोटीन की कमी हो जाए तो दोस्तों क्या होता है? मैरास्मस हो जाता है, ठीक है ना। तो मैरास्मस रोग क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन की न्यूनता के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है कि जो बच्चे हैं उनके शरीर का वजन क्या होता है? काफ़ी घट जाता है, यानी 50% 60% तक दोस्तों घट जाता है, ठीक है ना। तो इस रोग के बच्चे क्या होते हैं? जनरली उनके जो सभी ऊतक और जो पेशियाँ होती हैं ना वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जैसे एक तरीके से क्या होता है ना, कुपोषण की टाइप की स्थिति आ जाती है। जो तो जनरली होता है कि जैसे कुपोषण वाले जो बच्चे होते हैं वो आपने देखे होंगे, टीवी में भी दिखाते हैं जैसे कई बार ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उनमें क्या होता है? मैरास्मस रोग हो जाता है, तो प्रोटीन की न्यूनता के कारण दोस्तों वो होता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी अगर हम बात करें बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन बी, रिकेट्स आपसे किससे होता है? विटामिन डी की कमी से हो जाता है, ठीक है ना। हड्डियों से संबंधित ये रोग है, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगला है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति में
वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है। दोस्तों अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, यानी हमारा जो वातावरण है वो लगातार गर्म हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज अभी हमने बात की थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है दोस्तों, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो CO2 होती है वो आपकी दोस्तों अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति में वातावरण में सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो दोस्तों कौन सी गैसेज है, CO2 है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें जो क्लाइमेट शब्द है दोस्तों, ये ग्रीक शब्द है क्लीमा, ठीक है ना, ये जो ग्रीक शब्द है क्लीमा, इससे लिया गया है, ठीक है ना। पर्यावरण में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया भी है। तो क्लीमा को क्या बोलते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह। क्लीमा का मतलब होता है पृथ्वी की सतह, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। राइटिंग पे मत जाओ, बस खाली मेरी आवाज़ सुनते रहो अच्छे से, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट UV किरण कौन सी होती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रे यानी UV रे होती है दोस्तों, वो होती है UVC। आप इसको ध्यान में रखेंगे, UVC होती है। इसकी जो दोस्तों तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 280 से 100 नैनोमीटर, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना, 100 से 280 नैनोमीटर होती है, यानी कि काफ़ी कम होती है, यानी कि इसकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है। तो दोस्तों जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो उसकी भेदन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। तो इसकी जो फोटोन क्षमता तकरीबन होती है 4.43 से 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। काफ़ी मतलब एक साइंटिफिक टर्म है, आपको इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा ध्यान में रखो कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी, तरंग दैर्ध्य कम होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति ज़्यादा होगी, तो उसकी इंटेंसिटी भी अपने आप ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो एक तरीके से क्या होती है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि जो आपकी मानव त्वचा है वो क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मानव त्वचा की, तो दोस्तों वो आपका क्या होता है, एक अंग होता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये किसका काम करता है, एक आपका क्या है, त्वचा आपका क्या है दोस्तों, एक ऑर्गन है, ठीक है ना। मानव त्वचा अंग है क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और ये ऊतक क्या करते हैं दोस्तों, एक साथ कार्य करते हैं। तो जो शरीर का जो बाह्य आवरण है दोस्तों वो क्या कहलाता है, मानव त्वचा है, और मानव त्वचा आपका क्या है, एक अंग है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है। यानी जब आपका सांप काटता है ना, तो सबसे पहले शरीर के किस अंग पे दोस्तों प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों किस पे प्रभाव पड़ता होगा, रक्त संचार पे। देखिए दोस्तों सबसे पहले जब आपको सांप काटेगा तो क्या होगा, रक्त संचार पे तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इसलिए क्या होता है कि दोस्तों जब भी आपका जहाँ पर सांप काटता है तो वहाँ पर क्या होता है, टाइट से क्या होता है, रस्सी या कपड़े से बांध देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि जो धमनी है उसमें रुधिर का प्रभाव रुक जाए, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो इसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं दोस्तों जो आप अपनी इम्प्रोवाइजेशन से बना सकते हैं। आप आम जिंदगी में भी इन चीज़ों को देखते हैं, आपने देखा होगा कि सब सांप काटते हैं सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पर टाइट से बांध देते हैं कपड़ा, क्यों कर देते हैं, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वहाँ पर वो रुक जाए उसके टाइम, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन स्त्रावित होता है। इंसुलिन स्त्रावित देखिए दोस्तों किससे होता है, ये होता है पैंक्रियास, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। पैंक्रियास से दोस्तों क्या होता है, ये आपका इंसुलिन एक तरह से बी कोशिकाओं द्वारा दोस्तों ये स्त्रावित होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो इंसुलिन होता है वही क्या करता है दोस्तों, ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश देता है, ठीक है ना। और जब इंसुलिन की अनुपस्थिति होती है तो क्या होता है दोस्तों, मधुमेह रोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज, मधुमेह रोग। तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। तो जो इनको मधुमेह होता है ना, तो उनको क्या लगाया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, होते ही नहीं होता है। तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त अंध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों का भेद नहीं कर पाता है। यानी कि दोस्तों जैसे कोई आपका होता है ना ब्लाइंड, मतलब कलर ब्लाइंड, रंग अंध व्यक्ति का मतलब है कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड का मतलब वो अंधा नहीं होगा, लेकिन उसको दोस्तों क्या होता है, कुछ रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। आर्मी में भी जैसे टेस्ट होता है ना, ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस का। कहने का मतलब है कि आप कुछ रंग होते हैं उनमें भेद नहीं कर पाते। तो ऐसे रंग होते कौन से हैं, वो होते हैं लाल और हरा,
ठीक है। तो लाल और हरा आपका एक ऐसा रंग होता है जहाँ पर दोस्तों वो क्या नहीं कर पाते, भेद नहीं कर पाते, उनको दोनों रंग एक जैसे लगते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, ये जो आप ध्यान में रखना कि जो ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये भी दोस्तों क्या होती है, एक तरीके का अनुवांशिक रोग होता है। अनुवांशिक रोग का मतलब है कि आप अगर माता पिता अगर कलर ब्लाइंड हैं तो बच्चों में भी कलर ब्लाइंडनेस आ सकती है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला, जीन्स किन से बने होते हैं, ठीक है ना। जो जीन्स होते हैं दोस्तों किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के दोस्तों बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के दोस्तों जीन्स बने होते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो न्यूक्लिक एसिड की जो खोज की थी दोस्तों किसने की थी, फ्रेडरिच मिसर ने। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेडरिच मिसर ने इसकी दोस्तों खोज की थी, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और जो जोहानसन थे, जोहानसन, इन्होंने दोस्तों सबसे पहले, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। इसको भी आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता सकूं वो मैंने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे को अभी तक वो मिला नहीं था क्वेश्चन। दोस्तों होता क्या है कि जैसे अगर आप सपोज करो आप बैठे हुए हैं किसी गाड़ी में और वो गाड़ी अगर आपकी तुरंत चल जाए तो आप क्या होता है, आपको धक्का पीछे की ओर को लगता है। जैसे आप बैठे हुए हैं तो आप कहाँ की ओर को जाते हैं, पीछे की ओर को जाते हैं, होता ही नहीं होता है। या फिर अगर आप किसी चलती हुई बस में आप खड़े हुए हैं और बस में एकदम ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की ओर को गिरते हैं। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है, ठीक है ना। तो जड़त्व क्या होता है, आपका एक ऐसा आपके अंदर एक हर वस्तु होती है उसमें गुण होता है, वो ऐसा गुण होता है जो अपनी स्थिति का हमेशा दोस्तों क्या करता है, विरोध करता है। यानी कोई वस्तु अगर विराम में है तो वो हमेशा विराम में रहना चाहती है, अगर वो गति कर रही है तो दोस्तों वो हमेशा गति करना चाहती है, ठीक है ना। जैसे अगर सपोज करो आप जब आप बस में बैठे होते हो, विरामावस्था में होते हो, तो आपकी जो बॉडी है वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, जब बस आपकी एकदम से आगे को बढ़ती है तो जो आपके पाँव होते हैं वो बस के संपर्क में होते हैं तो वो तो गति में आ जाते हैं, लेकिन आपकी जो ऊपर की बॉडी होती है वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है। तो वो दोस्तों क्या गुण कहलाता है, जड़त्व का गुण होता है। तो आपके पाँव तो आगे को जाते हैं लेकिन आपकी बॉडी कहाँ को जाती है, पीछे की। सेम चीज़ होती है आपकी जब आप खड़े होते हो और बस में एकदम रुकती है या बस में आपका एकदम ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर गिरते हैं। क्यों गिरते हैं दोस्तों आप आगे की ओर, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो जड़त्व का गुण प्रदर्शित करती है। जड़त्व का गुण का मतलब ये है कि आपके जो पाँव हैं वो बस के संपर्क में है। जैसे ही बस रुकी, बस तो विराम में आ गई, आपके पाँव भी विराम में आ गए, लेकिन जो आपकी ऊपर की बॉडी है वो क्या है, गतिमान अवस्था में थी। तो गतिमान अवस्था में तो आप आगे की ओर को गिरेंगे, समझ में आ रहा ना। कभी कभार आपने देखा होगा जैसे आप चलती बस से कूदते हैं, जैसे आप ये बस चल रही है और आप अगर उससे कूदेंगे तो होगा क्या, चलती बस से कूदने में आपको क्या होता है कि कुछ कदम आगे को दौड़ना पड़ता है, वरना आप क्या करेंगे, मुंह के बल गिर जाएंगे। क्यों होगा ऐसा, तो होता क्या है, क्योंकि जैसे ही आप बस से कूदते हैं तो आप किस अवस्था में होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं, गतिमान। लेकिन जैसे ही आपके पाँव धरती के संपर्क में आते हैं तो आपके पाँव तो तुरंत विराम अवस्था में आते हैं, लेकिन आपका जो ऊपर का शरीर होता है वो गतिमान होता है, इसलिए आपके मुंह के बल गिरने की संभावना रहती है। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ कदम दौड़ना पड़ता है। देखा होगा आपने जैसे दिल्ली में, जैसे वहाँ पर क्या होता है भाई, स्टॉप में बस रुकती नहीं है तो वहाँ पर तो आपको क्या होता है भाई, चलती बस से ही ऐसी कूदना पड़ता है ना। तो चलती बस से जब आप कूदते हो तो आपको कुछ कदम क्या करने होते हैं, आगे भी दौड़ने होते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये आपका किसके द्वारा दिया गया था नियम दोस्तों, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। तो काफी इंपॉर्टेंट ये नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो प्रथम इसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये साइंस की जो टॉपिक है, ये क्लास है, आपको अच्छी लगी होगी और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।